क्योंकि जिस तरह से आपने जो कॉपी का प्रेजेंटेशन किया है वो भी बहुत बढ़िया है। कंटेंट इसमें एनरिच होने चाहिए, केवल प्रेजेंटेशन की बात नहीं होती है। तो हम्म। आपने इन चीजों का ध्यान रखा है कि कंटेंट प्रॉपर होने चाहिए, चाहे वो 3 मार्क्स का आंसर हो, चाहे वो डिटेल्ड हो। वो सब में आपने अच्छी कोशिश की है। लेकिन जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, उसमें मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और इलाबरेट होना चाहिए। जी। जहाँ आपको स्पेस अगर इसमें कम था तो प्लस लगा के अपन आगे लिख सकते थे, वहां आपको और सफिशिएंट स्पेस मिलेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने हाँ। में। तो मैम इस एक्चुअली मैंने इसको स्पेसिफिकली पेपर पे शुरू के पेपर्स इसलिए और लिखे क्योंकि वो स्पेस एक आइडिया मतलब देगा ना कि कितना लिख सकते हैं करके, हाँ बिकॉज हाँ, वही आई डोंट वही ठीक वांट है। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट। नहीं, वही ठीक है। देखिए प्रज्ञा, इसमें एक चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ, हैंडराइटिंग आपकी सही है, वर्क, प्रेजेंटेशन और कंटेंट सब बढ़िया है। इसमें आप जो ये कर रही हैं, जैसे पॉइंट हमें कहीं लिखना है किसी चीज का, तो पॉइंट नंबर 1 डाला, 2 डाला अपन ने, हम्म। ठीक है। और ऐसे ही सब जगह पे, जैसे अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2 देखें, इसमें 1 2 करके अपन ने चीजों को हाँ। लिखा है पॉइंट वाइज। तो हाँ। अब इसमें क्या है कि जब अपन कई बार सेक्शंस की बात करेंगे, तो उसमें जरूरी नहीं है सेक्शन का जो क्लॉज है वो आपका 1 और 2 हो रहा हो। जी। Are you getting what I want to say? Whenever we want to use the ingredient of any section, so please do not use A B C D 1 2 3 4 Roman वाला 1 2 3 4। इसकी बजाय rather than you can use स्टार, एरो, डैश, हैश, ये बना के इंग्रेडिएंट को बताएं आप वन ओके टू मैम। थ्री क्योंकि वो फिर शो होता है कि उस सेक्शन के क्लॉजेस या सब क्लॉजेस हैं। जी मैम। एक तो ये बात, और दूसरा थोड़ा फेयर वर्क का इशू आ रहा है। जैसे अपन लिख रहे हैं, कोई चीज काट रहे हैं, तो वो हाँ। चीज हम समझ आती है। फेयर काम होता है तो ठीक रहता है। आपका हैंडराइटिंग तो अच्छा है ही। और इसमें आप जैसे एग्जाम्पल्स देके किसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाँ। अवॉइड करें। वो कम बताएं, जहां आपको लगे कि भाई मेरे पास कोई लीडिंग केस लॉ नहीं है, इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है उस बात को बताने के लिए, देन आप यूज करें इलस्ट्रेशंस को, अदरवाइज नहीं। ओके। या एग्जामिनर आपसे स्पेशली पूछ रहा हो तो बात अलग है। ओवरऑल आपका काम अच्छा है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैम जैसे सेक्शन 3 में सॉरी क्वेश्चन 3 में the question is limitation on the part of offerer to prescribe the manner of acceptance. इसमें I जी, mentioned section 7 and आपने लिखा है section 9. I'm not really able to understand कि section सेक्शन 9. 9 लिखा मैंने, इसमें सेक्शन 2A है। ये प्रिंटिंग में आपको दिख रहा होगा। ऐसे सेक्शन 2A मींस प्रपोजल आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरर टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफरर के पास क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी सीमा है, वो क्या नहीं कर सकता। तो सेक्शन 2A आपको प्रपोजल वैलिड कैसे बनेगा वो बताता है। व्हाट ऑफरर कैन नॉट डू, ही कैन नॉट कंपेल अनदर पार्टी मींस ऑफरी टू रिप्लाई। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस आएगा, हाँ। इम्पोर्टेंट केस। और सेक्शन 2A यानी प्रपोजल वैलिड कैसे बनेगा उसके बारे में कह रहा है। व्हाट ऑफरर कैन नॉट डू, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब वो क्या नहीं कर सकता। तो 2A में बताया गया है आपको प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स, और उसमें बताया गया है कि ऑफरर ऑफरी को रिप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं कर सकता कि आपको हाँ या ना कहना ही है, तो ओके। साइलेंट भी रह सकता है। वो तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना था यहाँ पे। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करते हैं, 7 लिख देते हैं। हम्म। और बताइए। और मैम जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसमें भी सेक्शंस मेंशन कर रहे हैं बट इसमें सेक्शन 4 14 to 22 तो दिख रहा है, पर आई गेस आप नीचे भी कुछ लिख रहे थे वो विजिबल नहीं है। 7 एक्चुअली इसमें लिखा है ना, एक्सेप्टेंस कंसेंट के बारे में कंप्लीट हाँ। भी होनी चाहिए, फुल एंड हाँ। फाइनल होनी चाहिए, तो ब्रीफ में ही बताना था। 13 आपने लिखा ही है, 14 to 22 एंड 7। जी। ओके। 7।
और मैम जो मेंटेनेंस और चैम्पेट्री है उसमें भी आपने सेक्शन 3 लिखा है क्या? मतलब आई एम वहां नॉट। पे मेंटेनेंस और चैम्पेट्री क्वेश्चन नंबर 7। 23, 23 सेक्शन आएगा वहाँ। ओके ओके मैम, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस एंड चैम्पेट्री इसकी का? बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 ही। एंड हाउ डू आई लिंक 23 विद दिस? ये 23 जो है उसके एसेंशियल्स में से ही आया है। जो लास्ट पॉइंट है ना उसका, पब्लिक पॉलिसी, जी। वहां से ही लिया है कि कब इसको इलीगल एग्रीमेंट माना जाता है, जब ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। तो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में ही आपको बहुत से पॉइंट्स हैं, उसमें से एक ये मेंटेनेंस और चैम्पर्टी था। इसके मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। जी। मैम जैसे ये सारे जो आंसर्स हैं, डू यू ऑल्सो प्रिपेयर अ मॉडल आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस? खुद की बनाई है हमने। आप नई गूंज वेबसाइट है, वहाँ अपने यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, मैंने ग्रुप में भी भेजा है आपको। यूट्यूब पे कम्युनिटी में जाके आप देखेंगे तो वहाँ जो भी हमारा काम है वो रेडी आपको वहाँ दे रखा है लिंक। नई गूंज वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। मैम उस पे तो काफी सारी कॉपीज थी मतलब दैट। नहीं, उसके स्मॉल आंसर शीट्स के कॉलम में जाइए आप। सो मैम दैट इज टू बी पेड सेपरेटली? हाँ हाँ, वो तो अलग से है। अगर अपन लेना चाह रहे हैं कुछ एक, तो आप कुछ एक जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो ले सकते हो, मॉडल आंसर्स जी। एज इट इज। ओके। नहीं, आई थॉट जैसे ये जितने क्वेश्चन है उन सबका एक मॉडल आंसर की सबका बनाया नहीं हो। बना, भी नहीं बना पाए हैं हम। जितने का बना पाए हैं वो हम अपलोड करते जा रहे हैं। ये तो हम यहाँ आपको जहाँ सेक्शंस में दिक्कत आ रही है वो यहाँ हम आपको बता रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है कि क्या सेक्शन आएगा, लेकिन एज इट इज मॉडल आंसर्स सारे प्रिपेयर नहीं है, कुछ प्रिपेयर हैं जो वहाँ अपलोडेड है। जी। मैम क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? और उस पे भी सेक्शन मुझे सिर्फ सेक्शन 1 दिख रहा है विच डज नॉट रियली मेक सेंस। एक सेकेंड, ये सेक्शन 31 आएगा इसमें। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने इसे लिया है। नो इंटेंशन ऐसा नहीं है। मदर इज लाइएबल टू पे इफ यंगर सन फेल्स टू पे। तो एल्डर सन अगर पे नहीं करता, दैट इज द इवेंट। सेक्शन 31 में जो इवेंट की बात आती है, कोलेटरल इवेंट, वो है एल्डर सन का पे नहीं करना। और अगर एल्डर सन पे नहीं करेगा तो यहाँ पे मदर इज लाइबल टू पे टू यंगर सन। मैम सो बट द मेन कॉन्ट्रैक्ट, यस प्लीज। if I were to even consider this point कि there is this element कि अगर younger sir pay नहीं करता है तो फिर एल्डर नहीं elder पे sir pay करेगा नहीं तो करता तो younger sir pay करेगा, that in itself somewhere or other falls a little in the domain of guarantee rather than contingency. ले जा सकती हैं आप उसके अंदर, लेकिन ये एलिमेंट सेक्शन 31 से ज्यादा रिलेट कर रहा है। ये पेपर भी आपका 1275 में बना है, और उसके हाँ यार। इंग्रेडिएंट थोड़ा फर्क है। वो रिलेट कर सकते हैं अपन। यहाँ पे मेंशन आप 31 के साथ आप आ, बताना चाहती थी तो गारंटी की प्रोविजन भी बता सकती थी, लेकिन वो गारंटी की प्रोविजंस के सारे एसेंशियल्स कवर नहीं कर रहा, 31 में कंप्लीट कवर करेगा। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो मदर और यंगर सन के बीच में है। एल्डर सन जो है उसका रिफ्यूजल जो है वो इवेंट है। Ma'am, but then isn't this not really a uncertain future event? This depends on the will of a party rather than uncertainty or unforceability. वी डोंट नो कि वेदर ही इज गोइंग टू पे और नॉट, दिस इज अनसर्टेनिटी। But then, matlab, that is what I'm saying कि this uncertainty is more like foreseeable. क्योंकि यहाँ पे उस चीज के लिए प्रोविजन इस तरीके से लिया गया है ना कि अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा, दैट implies in itself with somewhere or other it was foreseeable. देखिए सेक्शन 31 का जब आप इंग्रेडिएंट देखते हैं तो उसमें
जब हम पार्टीज की विल की बात करते हैं, जब वो एसेंशियल एलिमेंट आते हैं, तो केवल पार्टी की विल नहीं होती है उसमें, उसके साथ और एलिमेंट और सर्कमस्टांसेस भी होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। एल्डर सन का जो रिफ्यूजल है यहाँ पे पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिसीजन लेना है। तो हम अपने सर्कमस्टांसेस जिसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाया है, तो हमेशा अपन केवल मेयर विल को नहीं लेते, उसके साथ कुछ और सर्कमस्टांसेस भी होती हैं। जब आप 31 को डिटेल में देखेंगी तो आपको ये क्लियर हो पाएगा। Ma'am, like mayor will of the parties are not something to be considered. I agree, and malab there are certain other elements that is to be looked into. But when we talk about uncertain future event, one of the element is that it is not foreseeable in itself. क्योंकि forceability does not really make it fall in the category of contingent contract. But in this instant case, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं पे कर पाएगा तो मैं पे कर दूंगा, तो यहाँ पे तो ये काफी फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। एक्चुअली वो जो आपके पास जो इसमें जो पॉइंट्स आए हैं ना, वो उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको लग रहा है कि आप जब भी आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ और बहुत उसके जो कोण इतने सारे निकले हुए हैं, तो उनको लेने की बजाय प्राइमा फेसे बेसिक एलिमेंट देख करके चलेंगे ना, अगर आंसर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके तो बेसिक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही कवर हो रहा है। ओके मैम। एंड मैम लाइक देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें यू मार्क 2 out of 3। जैसे इम्पॉसिबिलिटी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, या फिर उससे पहले इनएडिक्वेसी ऑफ कॉम्पनसेशन वाला क्वेश्चन है 11। So, ma'am, like I'm asking generally that where are the areas that I'll have to work upon to, improve in these questions? 3 out of 3 तो सब्जेक्टिव में मिलना केवल तभी हो पाता है जब आपका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। नहीं, I अदरवाइज आप understand. I'm just और saying कि मतलब और आपको और जैसे क्या कहना आंसर पढ़ है, के हाँ। क्या तो और इसमें मैं जरूरत लगा। बताती हूँ आपको, जो ये क्वेश्चन जिसमें आपके 2 मार्क्स हैं या कुछ कम है, मीन्स एग्जामिनर को अभी लगा है कि हाँ देयर मस्ट बी समथिंग मोर इन दिस आंसर। जैसे इम्पॉसिबल सेक्शन 56 क्लॉज 2 को लेके ये था क्वेश्चन, आपने अच्छी कोशिश की कि इसमें आपने 3 मार्क्स वाले में भी आपने क्लासिफिकेशन भी बताया, इनिशियल सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन जो मेन आंसर था यहाँ पे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड्स यहाँ पे और मेंशन कर देते तो वो इस आंसर का मेन हिस्सा था। मतलब जब कभी हम किसी आंसर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को डालेंगे जो कि एग्जामिनर पूछ रहा है, उसे हमने ठीक से बताया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप यहाँ बता सकते थे, वो इस आंसर को एनरिच करता ज्यादा। जी तो वो अपन थोड़े पॉइंट वाइज ही डाल देते, ग्राउंड्स थोड़े से डाल देते, इसके कॉन्सिक्वेंसेस डाल देते वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या होंगे, तो वो एक आपके आंसर को और अच्छा बना देता, और कोई एक 3 मार्क्स आपके आ जाते इसमें। जी मैम, मतलब दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्योंकि इसमें आगे भी देयर आर मैंने फ्यू दिया क्वेश्चन। है आपको आगे और क्वेश्चंस में 3 भी दिए हैं, और मैंने मार्क्स आप देखिए वहां पे कंटेंट कंप्लीट है, तो कंटेंट वाइज हमको पहले ये ध्यान रखना है कि हम सब चीज दे सकें, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देखना है कि 3 नंबर में कितना लिखना है अपने को, हम्म। उसी अनुसार। और बताइए। मैम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, हम्म। how do I write that better? Because that was an answer that I thought of, that it was well written. And matlab, I feel like it was not a satisfactory answer. देखती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। 20। देखिए ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 5। आपने इसे ऐसे अटेम्प्ट किया जैसे 3 मार्क्स का है। एक्चुअली इसमें 68 टू, इसमें देखिए वही बात है कि आप इंट्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया दे रही हैं, आपने बहुत अच्छा बता दिया क्वासाइल होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 68 से 72 के जो प्रोविजन है उसको आप केवल टाइटल वाइज दे रही हैं। आप इलाबे फिर भी मैंने आपको 5 में से 3.5 दिया, एक्चुअली इसमें 2.5 ही आना चाहिए था, क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट था 68 से 72, इसे आपने इलाबोरेट ही नहीं किया है। Okay.
देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन योर आंसर। एग्जामिनर जो पूछ रहा है 5 मार्क्स का, एटलीस्ट आप उसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग केवल टाइटल बता के छोड़ रहे हो। इंट्रो आपने इतना डिटेल दे दिया जिसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। क्लियर? So, ma'am, like in questions such as short notes, so I'll be very honest. मैंने इसमें शॉर्ट नोट में मुझे लगा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट बताना है, रादर मतलब सेक्शन पूछा नहीं गया। मतलब दैट वाज द वे आई अटेम्प्टेड दिस तो क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई आपने आई। क्वेश्चन को ऐसे समझा, लेकिन आप ऐसे भी समझे तो भी आप देखिए, लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो लीगल प्रोविजंस के बिना, सेक्शंस के बिना कंप्लीट नहीं होगा, वेदर वो थ्योरेटिकल अप्रोच पूछ रहा है आपसे। तो मेन आंसर पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आपको पूछा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको इन प्रोविजंस को तो बताना ही है ना, वही तो है मेन। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ मैम कि जैसे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इवन इफ आई बीन गिवन अ शॉर्ट नोट, आई विल प्राइमरीली फोकस ऑन द लीगल प्रोविजंस पर से, कि लॉ क्या क्या है और उनको इन डेप्थ डील करूं, भले ही उसका मतलब कंसेप्ट इतना ना हाँ, जो एक्सप्लेन करूं। फॉर्मल पूछ रहा है वो तो आप पहले बताओ। ये आपका आरजीएस की बजाय आईएएस का जो आंसर पैटर्न है वो लग रहा है। ओके। आरजीएस में हम पहले टू द पॉइंट प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसे सजाने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए बाकी थ्योरेटिकल चीजों की हेल्प लेंगे। जी मैम। एंड मैम लास्ट दो क्वेश्चन जो है, द लास्ट टू 9 मार्क का क्वेश्चन, where are the areas that I can improve upon in these questions? अच्छा किया आपने, सेक्शन 27 इसके एक्सेप्शंस आपने अच्छे किए हैं। इसको और ऐड करना चाहें तो हम केस लॉ से एनरिच कर सकते हैं, कुछ सेल ऑफ गुड्स की प्रोविजंस थे वो भी हम डाल सकते हैं। और ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, आपने कंसिडरेशन का किया है ना, Yes, डिफाइन करें। and probability of और इसमें प्रायोरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली इसमें और कंटेंट आने चाहिए थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इसका। आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या है, फिर इसके इसको विद केस लॉ जहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके एक्सेप्शन कॉन्सिक्वेंसेस, ये काफी अच्छा और बन सकता है। इसमें आपको 7 मैंने ज्यादा दिए हैं, इसमें 5.5 मैक्सिमम आ सकते थे। आपको मैंने लीनियंट मार्किंग दिए यहाँ 7, लेकिन आप इसे और अच्छा बेहतर बना सकते थे इस आंसर को। okay. लेकिन देखिए, एग्जामिनर पे फर्क पड़ता है ना। मैंने आपकी बाकी सारी कॉपी का परफॉर्मेंस देखा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है बाकी सब जगह पे, तो अपने आप ही वो जो पेन चला वो 6 की जगह यहाँ 7 हो गया। यही चीज है कि हम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की कोशिश ऐसी करें कि एग्जामिनर पे एक छाप छोड़ें अपनी, कि वो हमें जो मार्क्स दे उसके अंदर भी थोड़ा लीनियंट हो जाए, तो फेयर काम हो जाए। सारे कंटेंट उसे दीजिए, प्रेजेंटेशन के साथ दीजिए, जो पूछा वो दीजिए। और उसके साथ अगर मार्जिन है तो चीजें और डालिए। बेवजह की चीजें डाल के केवल कॉपी भरने की कोशिश ना कीजिए। तो ये सब चीजों पे ध्यान देंगे तो जरूर और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया आपने इन बातों पे। Yes, ma'am. यस। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एसआरए? वो भी Uh, कॉपी। हाँ मैम, उसका भी there were a few questions. I'll just jump directly to that. Exactly. मैम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में SRA के, हम्म। ma'am, you mentioned the section that is to be wrote in detail. Is it 13 13A? एक्चुअली एक्चुअली हाँ, क्योंकि वो देखिए, हाँ 3A दिख रहा है। 13 आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि आप आंसर जो लिख रही हैं उसके साथ उस पर्टिकुलर प्रोविजन लिखें। तो ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंटेंट कम है, इसमें आपको 13 एक के डिटेल को भी देना है। क्लियर? Ma'am, like in that question, it just, so I did
specify a little with regard to question number 13, specifically 13A नहीं. तो मैम RJS में do they really pay attention to the fact कि every even subsection is to be mentioned? नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आपको याद नहीं है, नहीं लिखेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो आने चाहिए ना। मतलब सेक्शन 13 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपने केवल जजमेंट लिखने से नहीं चलेगा ना काम, सेक्शन 13 बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आई विज ऑफ द ओपिनियन कि सिर्फ मतलब ऑन पॉइंट जितना आ रहा है उतना. नहीं, वैसे ही कंसेप्चुअल आपका अगला क्वेश्चन भी था जिसमें 3.5 आपको मिले। सेक्शन 18 के ऊपर बेस था एसआरए के, और इसको सेक्शन 18 को भी समझाना था, यहाँ केवल आंसर नहीं बताना था कि यस यहाँ रेमेडी ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेक्शन 18 के ऊपर based. I'm just a हाँ minute. I had a doubt with this question while I was even solving it. हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। तो मैम इसमें जो बोला जा रहा है कि नॉन एक्सेप्शन मतलब एनफोर्समेंट विदाउट वेरिएशन, मैम वो वाला एलिमेंट तो आ गया, आई अग्री. बट जैसे मैंने इसमें सेक्शन 16 का भी मेंशन किया है विद हाँ रिगार्ड कर सकते थे, अच्छा किया है आपने। इसको और रेडीनेस डिटेल एंड में, हाँ विलिंगनेस. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रिलेवेंट प्रोविजन के रूप में इसको लिया जा सकता था, मेन 18 के ऊपर बेस था ये, लेकिन रिलेवेंट वहां पे भी जोड़ लिया आपने, अच्छा है, उसको भी बता सकता। तो इसमें प्राइमरीली वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करी जा रही है. इसमें बेसिकली परफॉर्मेंस मिलेगा तभी जबकि पार्टी वेरिएशन के लिए रेडी हम्म. होती है, और वो जो टेनेंट है वो कह रहा है मुझे मकान मिलना चाहिए, तो वो तभी मिलेगा जबकि वो इंक्रीज रेंट देने के लिए तैयार हो, जो वर्बल एग्रीमेंट था। तो परफॉर्मेंस तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैम इसमें जैसे देयर आर 3 सबसेक्शंस इन 18 सेक्शन 18, मैम प्राइमरीली कौन सा वाला सबसेक्शन लग रहा है? आप इसमें तीनों ही मेंशन करने हैं आपको, सेक्शन 18 के ऊपर बेस्ड है, तो आप पूरा 18 बताइए उसको, नहीं नहीं और मैम, फिर वो उसको। पूरा तो पता है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि कौन सा स्पेसिफिकली लग रहा है, मतलब किस डोमेन में हम इसको फॉल करवा रहे हैं तब जाके बोल रहे हैं कि वेरिएशन जरूरी है. मैं एक सेकेंड आपको देख के बता देती हूँ। हम्म. ए में जा रहा है ये। ए में मैम. जी। मैम इन द ओपिनियन की मतलब इन द परस्पेक्टिव की इसमें सारे टर्म्स नहीं है जो पार्टी अग्री करे वो इस तरीके से. हाँ, 18 को आप एक्सप्लेन तो करोगे ना, वही दिक्कत आ रही है कि कंसेप्चुअल डिसीजन तो लिख दिया हमने, सेक्शन नहीं लिखा। जी मैम. इसमें तो मैम प्राइमरली बस ये कुछ ही क्वेश्चंस थे, बाकी तो दे आर वेरी क्लियर इन इटसेल्फ. ठीक है, मैम ओवर जस्ट करिए। क्वेश्चन मोर, यस प्लीज। डिक्टेटरी डिक्री का जो सेकंड क्वेश्चन है, सो उसमें हाँ जी। प्राइमरी जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस किस के ऊपर बाइंडिंग है. सो इफ सच अ जी। क्वेश्चन कम्स, डू आई हैव टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेक्शन 34 फर्स्ट? वो केवल रेलेवेंट के लिए बता सकते हैं, मेन सेक्शन तो 35 ही है। हम्म. क्योंकि दैट वाज माय क्वेश्चन विद रिगार्ड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लिमिट काफी रहता है, तो इफ आई गो हाँ, एक्सप्लेनिंग वो अदर. मेन सेक्शन पहले बताएं आप, टाइम हो उस अकॉर्डिंग केवल आउटलाइन दे सकते हैं रेलेवेंट सेक्शन की। ओके मैम. ठीक है प्रज्ञा, ओवर करें। जी मैम, थैंक यू मैम. मैम बाकी कॉपीज पे कब तक मतलब चेक हो पाएगा?
मैंने दे रखी है रेंट की कॉपी, वो आ जाएंगी आपकी, 2 रेंट की कॉपीज है ना। जी, दोनों एक साथ ही मैंने स्कैन कर दिया था। हाँ वो इवनिंग तक आती है तो मैं देती हूँ आपको। जी मैम। और मैम पहले मैंने लिमिटेशन टीपीए का भी भेजी थी, और लिमिटेशन और टीपी। टीपीए भेजा है, लिमिटेशन भेजा है, और इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मेरे स्पेसिफिक पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं वाला है, मेरे पार्ट। पास नहीं है, मैं आपको भेजूंगी अभी, वो मैंने थोड़ा काम बाकी है उसमें, वो मैं आपको भेज दूंगी। जी मैम। ओके। ओके। थैंक यू मैम। ओके।